रिटायरमेंट के बाद कई लोग बस गोशनशी हो जाते हैं। घुटनों में दर्द, एड़ियों में दर्द, सर में दर्द, कमर में दर्द। वुचुम पज़किन बुढ़ियोमुत नाज़की साहब चंतल चीज ऐसित छुस गसान गब तकुन रावुन तो बेशानन कशुन युन बेकिस बुजुर्ग शाख में सास बद पता चलता था कि अब इनकी आंगन की फूल फिल्म आने वाली है। वेदराही वो फिल्म बना रहे हैं। कौन सा शख्स था जिसने आपको मुतासिर किया जब आप रेडियो में आए? सोमनाथ साहब। वो आज़ाद साहब ने मुझसे एक दिन कहा वो दिलीप साहब आने वाले हैं, उनको रिसीव करना। मैं अंदर हाउस में हूँ, अरे दिलीप कुमार आ रहे हैं। मेरे तो हाथ पाँव फूल गए। मदन मक्खन 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 लाल फौजदार को, अरे मत करो, जल्दी मत करो, अभी रुको, रेडियो वालों को जमने दो। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एशियन मेल पॉडकास्ट में एक बार फिर आपका खैर मकदम। मैं हूं आपका मेज़बान आबिद गौहर। आज इस पॉडकास्ट में जिस शख्सियत से हम बात कर रहे हैं वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, बल्कि साहिब तारुफ हैं। एक ऐसे शख्स जिनके लिए हम अगर ये कहें कि वो आए हमारे घर खुदा की कुदरत है, कभी हम उनको कभी अपने घर को देखते हैं। वही ये वो शख्स है जिसने हमें यहाँ बैठने का सलीका दिया है, यहाँ बैठना सिखाया है, बात करनी सिखाई है। बात कर रहे हैं उस शख्स की जो एक आला पाए के एडमिनिस्ट्रेटर हैं, ब्रॉडकास्टर, ड्रामा नवीस, एक्टर, अदीब, शायर, नातगो, न जाने कितने कितने औसाफ हैं इस शख्स के। हमारे उस्ताद, लिहाजा अपने उस्ताद के साथ हम कलाम होना बहुत कारिदारत वाला मामला होता है, पसीने छोड़ते हैं सच में। मेरी मुराद बशीर आरिफ साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपने तो मुझे चने की झाड़ पे चढ़ा दिया। नहीं, ये हकीकत है कि आला पाए की ब्रॉडकास्टर, एक ऐसे ब्रॉडकास्टर जिसने ब्रॉडकास्टिंग की दुनिया में एक नाम कमाया, हमें बोलना सिखाया। और की आवाज़ से आपको पता चल गया होगा, जब ये बोलते हैं तो लगता है हम किसी रेडियो से बहुत गंभीर आवाज़, बहुत संजीदा आवाज़, बहुत तलफ़ुज़ वाली आवाज़ जिसकी लिसानियत में असर है, उनसे बात कर रहे हैं। बशीर आरिफ साहब, मैं आपके किस गोशे को छूँ मुझे पता नहीं है, लेकिन एक बात ये ज़रूर है कि एक बहुत ज़बरदस्त एडमिनिस्ट्रेटर आप रहे हैं। रेडियो कश्मीर श्रीनगर को आपने एक रिफॉर्म किया, इस तरह से रिफॉर्म किया, उसके बाद वो रिफॉर्मेशन दोबारा नज़र नहीं आ रही है। एक और बात, आपने जिन शख्सियात से मुलाकात की है, हमारे लिए सोचना भी वो मुश्किल बन जाता है। जैसे रूबरू बैठना दिलीप कुमार के साथ, रूबरू बैठना लता मंगेशकर के साथ, रूबरू बैठना बेटी की तरह उस पर सर पे हाथ रखना प्रियंका चोपड़ा के साथ, और न जाने कितने कितने गोशे बशीर साहब के हैं। लेकिन मुझे एक जो गाना जहन में गूंजता है, सब लोगों को गूंजता है होगा, बकरे से पोंपरी निगात, ये शबा गुजार साने, ये एक रोमांटिक पहलू बशीर साहब का। और दूसरी ओर जब हम नज़र डालते हैं इसकी नात गोई पे, क्या कमाल के नात लिखे हैं बशीर साहब ने। दिला बहुत सखर कर जगत्स जल मदीनस तहवाल सोन वन नबी नाजनीनस, या मोहम्मद तो शुक्ला मिसली चांद दरबार नेरे निकली। सबसे पहले बात हम शुरू कर रहे हैं बशीर आरिफ साहब से कि आप जब डायरेक्टर जनरल ऑल इंडिया रेडियो रिटायर हुए तो उसके बाद अपनी ज़िंदगी को आप किस पायदाने पर जानना चाहते हैं, कहाँ पर पाते हैं अपने आप? मैं आपको करेक्ट करूं, मैं डिप्टी डायरेक्टर जनरल रिटायर हुआ और नौकरी से सुबुकदोशी हुई, बाकी ज़िंदगी से सुबुकदोशी नहीं हुई। क्योंकि अक्सर लोग समझते हैं कि रिटायरमेंट के बाद कई लोग बस गोशनशी हो जाते हैं। घुटनों में दर्द, एड़ियों में दर्द, सर में दर्द, कमर में दर्द। और वो है ना कि मीर गुलाम सुल्तान नाज़की साहब ने कहा है कि वुचुम पज़किन बुढ़ियोमुत नाज़की साहब चंतल चीज ऐसित छुस गसान गब तकुन रावुन तो बेशानन कशुन युन बेकिस बुजुर्ग शाख में सास बद। लेकिन आप में इन सब लेकिन मैं इस सिलसिले में मैंने बगावत की, बगावत इस अपने आप से कि रुकना नहीं है, थकना नहीं है
और कहावत के आगे झुकना नहीं है। जिंदगी एक चलता हुआ दरिया है, क्योंकि पानी जब चलता रहता है वो काबिल इस्तेमाल रहता है। हाँ। आप उसको पी सकते हैं। अगर उसमें ठहराव आ गया वो गंदा हो जाता है, गदला हो जाता है, उस पर कीड़े पड़ते हैं, मच्छर पड़ते हैं। इसलिए जिंदगी, तबीयत में ठहराव बहुत ज़रूरी है। तबीयत में ठहराव बहुत ज़रूरी है। तबीयत लावाबाली नहीं होनी चाहिए। लेकिन क्या करें, हम उस प्रोफेशन में रहे, उस फील्ड में रहे, शेर व शायरी के फील्ड में, इल्म अदब के फील्ड में, और हद ये कि हमने वो बचपन की अटखेलियाँ नहीं देखी हैं। वो बचपना ऐसा नहीं देखा है कि बस बेफिक्री का आलम। बचपन से ही एक अजीब तरह की कसक थी, एक अजीब तरह का शौक़ था कि क्लासिक्स पढ़ने का, क्लासिक्स जानने का। क्योंकि हमारे जो मेरे अब्बा के चचा थे, गुलाम नबी साहब, वो बहुत पढ़े लिखे थे। अरबी, फ़ारसी, अंग्रेज़ी उनसे हमने सीखी है, अपने वालिद से, उनसे। वो अंग्रेज़ी जब बोलते थे या अंग्रेज़ी के अल्फाज का इस्तेमाल करते थे तो तबीयत खुश होती थी। उन्होंने अपने एक लड़के को, जावेद को, एक दिन बताया था कि पंखा चला दो, इसको क्या कहेंगे अंग्रेज़ी में। अच्छा। तो उसने कहा स्विच ऑन द फैन, पुट ऑन द फैन, वगैरह वगैरह। लेकिन हमारे वो ताया, जो चचा दादा थे, उन्होंने कहा असली अंग्रेज़ी है लेट द फैन गो। लेट द फैन गो। और यही जुमला पूछा गया ट्रांसलेशन में एसपी स्कूल में प्रिंसिपल की तरफ से। उसने हाथ उठाया कि मैं बता दूं। उसने बताया कि लेट द फैन गो। सब हंसने लगे और प्रिंसिपल भी हंसने लगे। जो बाकी बच्चे उठे थे उन्होंने कहा था स्विच ऑन द फैन, पुट ऑन द फैन, उनको अलग रखा था, इसको अलग रखा था, ये अकेला पड़ गया था। और कहने लगा मुझसे कि भाईजान, मेरे दिल में इतनी गंदी गंदी गालियाँ आई अब्बा के लिए कि उसने मुझे क्या सिखाया कि लेट द फैन गो, ये क्या फैन को चलना है। और जब सब हो गया तो प्रिंसिपल ने कहा, एक लड़के का आवाज़ उठा के स्विच ऑन द फैन नहीं, पुट ऑन द फैन नहीं, ये फैन नहीं। सबसे जो सही कहा है ग्रामेटिकली और असली अंग्रेज़ी ज़बान, वो जावेद ने कहा है लेट द फैन गो। अच्छा। कहने लगा मेरी निगाह में अब्बा का कद इतना ऊंचा हो गया। वो ग्रामेटिकल अंग्रेज़ी सिखाते थे हमको। शाम को हम बैठते थे, वर्ड बिल्डिंग खेलते थे। अच्छा। वो जुमला कोई बताते थे कश्मीरी में, इसका उर्दू में तर्जमा करो, इसका कश्मीरी से उर्दू में, उर्दू से अंग्रेज़ी में तर्जमा करो। ये पालन पोषण रहा बचपन का। और फिर ये पालन पोषण का दुर्गजन डेलगेट पे। और आसपास हमारे रिश्ते में नूर शाह साहब, बशीर शाह साहब, सोफी साहब। नहीं, सोफी साहब तो पड़ोसी थे दूर के। ये मैं रिश्तों की बात कर रहा हूँ, अपने एक ही आंगन की बात कर रहा हूँ। तो नूर शाह साहब तो कहानी लिखते थे उन दिनों भी। तो हमें पता चलता था कि अब इनकी आंगन के फूल फिल्म आने वाली है। अच्छा। वेदराही वो फिल्म बना रहे हैं। उसके बाद उनके ड्रामे रेडियो से, या बशीर शाह के ड्रामे, तुम मेरे पास रहो, जब वो ड्रामा ब्रॉडकास्ट करके सब लोग हम सुनते रहे रात शाम 9:30 बजे वो ड्रामा। तो एक माहौल मिला, और आवारागर्दी का माहौल नहीं मिला, नंबर 1। नंबर 2, घर में किताबें रहती थी। अच्छा। घर में सुबह सुबह औराद शरीफ का विर्द होता था। जुमा के दिन बड़े एहतिमाम से हमारे चचा हमें जुमा की नमाज पढ़ने के लिए ले जाते थे मल्टेंग, क्योंकि वहाँ पे हज़रत मौलाना मजदर साहब, अली शाह मजदर साहब रहमतुल्लाह अलैह, वो इमामत कराते थे। और वो तबलीग शुरू करते थे 11:30-12 बजे, और 3 बजे तक, अंदाज़ा कर लो आप, 1, 2, 3 घंटे, अल्लाह की कसम कोई बोरियत नहीं होती। पहली बार सर कब आप एज चाइल्ड आर्टिस्ट रेडियो में घुस गए? इट वाज 1964। अच्छा। 64। कैसे मैं ऐसे ही गया था, अपने निकले थे हम, मेरे चचाजाद अख्तर हुसैन और मैं, और हमने देखा कि बच्चे घुस रहे हैं अंदर किसी बिल्डिंग में। अच्छा। हम भी घुस गए। ये बुधवार का रोज था? बुधवार के दिन था, हम भी घुस गए, हमने भी कुछ सुनाया वहाँ पे। अच्छा। और अगले दिन फिर गए। और इसी बीच वो मैंने कई बार कह चुका हूँ कि फिर कैसे एक फीचर में, चूँकि मैं छोटी छोटी कश्मीरी किताब से ख़रीदता था, गुलाम मोहम्मद नूर मोहम्मद ताजरानी कुतुब से। अच्छा।
ये शौक था। अच्छा, घर का माहौल ऐसा था? घर का माहौल ऐसा था। आवारागर्दी नहीं कि हमारे वाले बड़े सख्त तबीयत के थे इस मामले में, क्योंकि रेडियो कश्मीर भी पास में ही था। पास में ही था। और फिर चूंकि नूर शाह के ड्रामे रेडियो से आते थे, हमें भी ख्वाहिश था हम भी इनके नक्श कदम पे चलें या बशीर शाह के नक्श कदम पे चलें। वो पाए कि कहानी नवीस थे। तो ये सिलसिला शुरू हो गया रेडियो में। फिर हम एक ज़ूनुडब शुरू हो गया। ज़ूनुडब में चाइल्ड आर्टिस्ट मेरा सिलेक्शन रहा और उसमें मैं बड़ा भी हो गया। उसमें मेरी शादी भी हो गई, मेरी लाला भी बन गया। और धीरे धीरे फिर मैं वहाँ पे एडिटर बन गया। उसके बाद प्रोग्राम ऑफिसर बन गया और फिर मैंने यूपीएससी से मैं डायरेक्टर हो गया, डायरेक्टली रिक्रूट। और बस काम आगे बढ़ता। कौन सा शख्स था जिसने आपको मुतासिर किया जब आप रेडियो में आए? सोमनाथ साधु। सोमनाथ साधु, हाँ। मेरे दिल में ये था कि मैं वो बनना चाहता था, सोमनाथ साधु बनना चाहता था। मल्टी टैलेंटेड ब्रॉडकास्टर। नहीं, आदमी वो अजब जात था, अजब तबीयत का था। आपने ज़ूनुडब में बतौर एक चाइल्ड आर्टिस्ट भी काम किया, बच्चों की आवाज़ें निकाली, ड्रामा निकाले, फिर आप बड़े हो गए, फिर नज़ीर लाल बन गए। तो दहाइयाँ चली वो ज़ूनुडब। 22 साल लगातार रेडियो पे कोई चीज़ मुसलसल। और जब मैं वापस आया डायरेक्टर बन के, मैंने दोबारा शुरू कराई थी वो। अच्छा। नज़ीर भी उसमें, और वो मरियम बेगम अल्लाह मगफिरत करे उनकी, वो भी जिंदा थी, उनको मैंने लाया। वो माँ वो थी, चूँकि वो पहले वाली सीरियल में जो पहला चला था उसमें वो नौश मर गई थी। क्यों नहीं उसका सेकंड जो एपिसोड आपने स्टार्ट किया था क्यों नहीं चला? उसकी वजह? उसके बाद मैं रिटायर हो गया। नहीं, ज़ूनुडब जब आपने दोबारा से शुरू किया रेडियो में, जब आप आए, तो वो सीरीज फिर क्यों चली नहीं, उतनी मकबूल नहीं हुई? नहीं, मकबूल हुई, दवाखाना मकबूल हुआ, लोग सुनते थे। अच्छा। क्योंकि आवाज़ें उसमें, देखिए इस्माइला का कैरेक्टर अशोक का करते थे, वो मौजूद थे। मरियम बेगम थी और शाहिदा थी, एक लड़की, वो कभी कभी फारूक नाज़ साहब भी उनको बुलाता था मेरा बाग, और ख़ुद मैं था उसका एक मुस्तकिल किरदार। तो सिलसिला चलता रहा और वो भी मकबूल हुआ। दवाखाना उसका नाम था जो हमने शुरू किया था। तो चूँकि एक जो दाग बेल ज़ूनुडब की रही, जो दबदबा ज़ूनुडब के ब्रॉडकास्ट कराया, उस पाए का प्रोग्राम दोबारा शुरू करना वो टिक नहीं सकेगा, न टिक पाएगा। आपने रेडियो कश्मीर जम्मू में भी बतौर डायरेक्टर काम किया? नहीं, वहाँ पे डायरेक्टर नहीं था मैं जम्मू में। अच्छा। वहाँ पे मैं प्रोग्राम ऑफिसर था 83-84 के बड़े बड़े रेडियो स्टेशनों में। जी जी जी, कभी प्रोग्राम थे, कभी प्रोड्यूसर। नहीं, मैं वहाँ पैक्स रहा कि 1-2 स्टेशन पे, बाकी मैं डायरेक्टर ही रहा। कौन सी यादगार चीज़ है आपकी ज़िंदगी में जो अब भी आपको बहुत याद आती है इस रेडियो के सफ़र में? रेडियो के सफ़र में मैंने कुछ ऐसी यादगार चीज़, एक तो मेरे पास ये जो उत्तराखंड है, नजीबाबाद स्टेशन इसका पेरेंट स्टेशन था, वहाँ मैं डायरेक्टर था। तो वो उत्तराखंड को रियासत का दर्जा देने की मांग चल रही थी। अच्छा, तब उत्तराखंड रियासत नहीं थी, तब तो यूपी का हिस्सा था। तो कुछ लोग आए थे जुलूस की सूरत में और मुजफ्फरनगर में उन पे फायरिंग हो गई। अच्छा। और कुछ लोग मारे गए गोलियों से और धड़ाधड़ लोग वापस लौट रहे थे। लेकिन आगे नजीबाबाद बेस स्टेशन है पहाड़ के लिए। अच्छा। उसके बाद कोटद्वार है, बाकी पहाड़ी इलाके हैं। क्योंकि पूरे पहाड़ी इलाके में कुमाऊं गढ़वाल में कर्फ्यू लग गया था। जो लोग फंसे हुए थे वो नहीं जा पाए, वो रुके नजीबाबाद में। अच्छा। तो मैं अपने घर पे था तो मैंने देखा ये ट्रैफिक का शोर, लोग आ रहे हैं जा रहे, हाहाकार है, क्या है। तो एक विभूति भूषण भट्ट थे, एक वो भी गढ़वाल के थे, मेरे पैक्स थे वो। मैंने उसमें मैं वहाँ डायरेक्टर था। मैंने कहा भट्ट साहब क्या हुआ? कहने लगा आपको नहीं पता ये मुजफ्फरनगर में फायरिंग हो गई और ये लोग वहाँ कुछ मर गए, 26-27 लोग, इसलिए ये भाग रहे हैं, आप इनको यहाँ पे। तो मैंने कहा ऐसा करो, सबको बुलाओ, स्टाफ को जो भी है, प्रोग्राम स्टाफ बुलाया, जितने भी पोर्टेबल टेप रिकॉर्डर्स थे सब इशू करवाए, सबको कहा कि आप जाओ, क्योंकि गढ़वाल में कर्फ्यू लगा था। तो मैंने कहा जहाँ जहाँ जो गढ़वाली मिले, कुमाऊं मिले, उसको मेरा नाम ये है, मैं वहाँ रहता हूँ, मैं खैरियत से हूँ। अच्छा। मेरे घर वाले अगर सुन रहे हो तो घबराए ना। अच्छा, प्रोग्राम का नाम खैरियत से, मैं खैरियत से हूँ। अच्छा। ये 3 दिन चला। अच्छा। और बड़ी इसकी सताइश हो गई कि क्योंकि लोग घरों में जो थे वो सुन रहे थे कि इतने लोग मर गए, इतने मर गए, ये सब परेशान थे। तो उससे
ये जो परेशानी थी उसका कम से कम थोड़ा सा इजाला हो सका। एक तो ये, दूसरा मुझे याद है कि रामपुर में मैं था तो मैंने पहली बार वहाँ पे, मैं कहता हूँ पहली बार मैंने वहाँ पे एक प्रोग्राम करवाया जो फ़ोन इन था। मैंने इंजीनियर से बात करके मैंने कहा मुझे फ़ोन में ये चाहिए ताकि मैं रिकॉर्ड कर सकूं। अच्छा। लोगों के मसाइल। अच्छा। यहाँ बुला के तो मोबाइल का सिस्टम नहीं था? मोबाइल का सिस्टम, मोबाइल लैंडलाइन से। लेकिन चूंकि रामपुर के एमपी थे मुख्तार अब्बास नकवी साहब, वो हमारे मिनिस्टर भी हो गए थे। अच्छा। तो मैंने उनको बुलाया कि आप इसका इनॉग्रेशन कर लीजिए। अच्छा। फ़ोन इनका। तो फ़ोन इन शुरू हो गया और उन्होंने फिर मिनिस्ट्री से एक ऑर्डर करवाया कि सब स्टेशंस पे फ़ोन इन प्रोग्राम शुरू करा दो। लोगों के मसाइल फ़ोन पे सुने, कोई हेड ऑफ डिपार्टमेंट आए वो उनके मसाइल का जवाब दे, इजाला करे। तो ये सिलसिला ये भी हमने किया। सबसे बड़ी बात जो जिससे मुझे हमेशा तशफ़ी रहती है, मैंने कभी किसी के CR को ख़राब नहीं किया, कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट को। लेकिन आप टफ एडमिनिस्ट्रेटर माने जाते थे। लेकिन किसी को ख़राब नहीं किया। नंबर एक, किसी की रोजी रोटी पे पीछे उस पर नहीं लगा रहा कि इसको नुकसान कहाँ से पहुँचे। हाँ, इस फिक्र में लगा रहा इसको फ़ायदा और इसको आसाइश कहाँ से मिलेगी। मिसाल के तौर पे मैं जब रामपुर में गया तो मैंने, रमज़ान का महीना चल रहा था और आखिरी अयाम थे और ईद अगले दूसरे तीसरे दिन थी। तो डायरेक्टर जनरल ने मुझसे कहा आप जाओ, ज्वाइन करो, फिर छुट्टी पे जाओ ईद मनाने के लिए। मैंने कहा ठीक है साहब मैं जाता हूँ। मैं गया, मैंने ज्वाइन कर लिया, ज्वाइनिंग रिपोर्ट दे दी और शाम को मुझे छुट्टी पे जाना था, वापस से देर आना था। मेरे पास अकाउंटेंट आया, कहने लगे, हेड क्लर्क भी थी वो, अकाउंटेंट भी थी, हेड क्लर्क का अकाउंटेंट। वो एक फ़ाइल लेके आया, मुझसे कहने लगे ये मामला है, इसमें थोड़ा सा ये भी है। अच्छा। अब उसको नहीं पता था मेरी तबीयत का। मैंने क्या, फिर कहने लगे एक दफ्तरी जो है, दफ्तरी होता है चपरासी से एक से ऊपर, एक दफ्तरी है, नाम उसका मैं भूल रहा हूँ, वो उसने वॉलंटरी रिटायरमेंट दे दिया है के लिए अप्लाई किया है, उसको हमने कर दिया है। अब उसकी जगह खाली है, उसकी जगह पर फलां को करेंगे अपॉइंट, अपग्रेड। और ये जो चपरासी की जगह खाली हो जाएगी, इसके लिए नाम एक मंगवाएंगे एम्प्लॉयमेंट से और इसमें कुछ पैसा बनेगा। उसके पीछे खड़े थे मेरे PA बाबूलाल। अच्छा। बड़ा प्यारा आदमी, बहुत प्यारा आदमी, जानकार अपने काम से। वो मेरा PA प्राइवेट सेक्रेटरी था। वो पीछे से मुझसे उंगली से ऐसे कहने लगा। मैंने कहा कोई बात नहीं है, लिंगवाल जी रखिए, लिंगवाल था नाम उसको। मैंने कहा रखिए, फाइल रखिए, मैं लौट के आता अभी जल्दी। मैंने फाइल पे रख दी, मैंने बाबूलाल को दे दी फाइल। जब मैं ईद करके वापस लौटा 8-10 दिन के बाद, ये मेरे पास फिर आया अकाउंटेंट। मैंने कहा मैं देख लेता हूँ। बाबूलाल आया, कहने लगा वो जो जिसने वो वॉलंटरी रिटायरमेंट कराया था अपना, वो आया हुआ है। बाबूलाल ने उसको बता दिया होगा, वो आए। मैंने कहा क्या, कहने लगा मैंने तो दे दिया था, मेरे बच्चे का एक्सीडेंट हो गया था, वो अपाहिज हो गया था, तो मैं परेशानी के आलम में मैंने लिख दिया था मुझे वॉलंटरी रिटायरमेंट चाहिए। अब मेरे घर वाले कह रहे हैं कि अब क्या खाएंगे, अभी तो इतनी सर्विस तुम्हारी 10-12-15 साल। मैंने कहा आप, मैंने लिख के दिया था कि मुझे वॉलंटरी में वापस लेता हूँ। कब दिया था लिख के, कहने लगे जो लिख के दिया था पहले उसके 4 दिन बाद। मैंने फाइल पे देखा वो है ही नहीं। ये फाइल को 2.5 साल हो गए थे चलते हुए, 2.5 साल हो गए थे चलते हुए। मैंने फाइल को खंगाला, वहाँ पर एक फाइल भी होती है, एक नोटिंग साइड होता है, एक कॉरेस्पॉन्डेंस साइड होता है। राइट साइड में मैंने देखा पेज मार्किंग में एक पेज नंबर गायब है। अच्छा। नोटिंग से मैंने देखा कि ये क्या है, तो पता चला कि दिल्ली से एक चिट्ठी आई है जिसमें ये लिखा है, क्योंकि इन्होंने केस रेफर किया था दिल्ली को, दिल्ली से आया, अगर इसने वापस ले लिया है विद इन स्टिपुलेटेड टाइम ही कैन विथड्रॉ हिज वॉलंटरी रिटायरमेंट एप्लीकेशन, तो कर दो। मैंने वो चिट्ठी की कॉपी निकलवाई वहाँ से और उसको दोबारा सर्विस पे ले लिया, उसके पूरे एरियाज बना दिए, क्योंकि केस किया था उस वक्त 2-4 दिन के बाद ही केस किया था, तो उसका मामला सुलझ गया। एक डिसिप्लिन्ड एडमिनिस्ट्रेटर, एक इम्प्रेसिव ऑर्गेनाइजर, कंप्लीट रेडियो मैन एंड गट्सी ब्रॉडकास्टर, ये सब चीज़ें आपके साथ नाम के साथ जुड़ी हुई हैं, सारे लोग जानते हैं। वो एक चीज़ है, वेताल 25 से आपने स्टार्ट किया था रेडियो कश्मीर? नहीं, अलिफ लाल बहुत सिलसिला चला। अलिफ फ्लोर को लोग बड़ी शौक से सुनते थे, 9:30 बजे रात वो नशर होता था। कैसे वो आइडिया आपको आया?
ऐसा है कि अलिफ लाल 45-25 वगैरह सब हो गया था, लेकिन अलिफ लैला का सिलसिला है ये, क्योंकि ये अरबियन नाइट्स से है और हमें लगा था कि इसको कश्मीरी में पहुंचाना चाहिए ड्रामे की सूरत में। और मैंने अख्तर मोहिद्दीन साहब से ये सीरीज़ लिखवाई थी, वो क्या कहने उनके, अल्लाह मग़फ़िरत करे। तो इस सीरीज़ का मैंने साउंड कारपेट बनाया था, यानी आपको सुन के बिल्कुल आपके सामने पिक्चर आ जाती। अच्छा, हाँ, सही बात है। वो लगता था आपको ये जिन निकल रहा है, ये पानी से कोई, यानी साउंड इफेक्ट्स मैंने तैयार किए थे नए सिरे से। और वो 9:30 जब मैं सुनता था तो मुझे बड़ा अच्छा लगता था कि मैंने आज अच्छा काम किया, कि मन अरफ़ नफ़्सहु फ़क़द अरफ़ रब्बहु। कितने एपिसोड उसके चले रेडियो पे? मैंने 26 एपिसोड किए थे उसके, 26। उसके बाद भी शायद किसी ने किया था, अब मुझे वो याद नहीं कि वो कैसा था, मैं उस पर कोई राय नहीं दे सकता। लेकिन मुझे अपने काम पे तसल्ली है कि मैंने वो काम किया और तसल्ली बख्श किया। 2-4 चीज़ें होती हैं ब्रॉडकास्टिंग में, जैसे हमने आपसे सीखा है, एक तो आवाज़, वो तो नेचुरल खुदादाद सलाहियत आपकी आवाज़ में है। दूसरा चीज़ आपका लिखने की सलाहियत, वो भी आप में है। ब्रॉडकास्टिंग सेंस वो कंप्लीट आप में है। जब आप मैं सोशल मीडिया पे आपकी कुछ पोस्ट देखता हूँ, तो आप दिलीप कुमार से मिले, वो कहानी मैं सुनना चाहता हूँ। जब दिलीप कुमार से आप मिलने गए, वो मिमिक्री में सुनना चाहता हूँ। जब दिलीप कुमार ने दिलीप कुमार से मैं मिला तो उनके गेट पे जब हम गए तो ये जो विविध भारती के लोग थे, बड़े प्यारे लोग हैं। विविध भारती का स्टेशन सबसे प्यारा स्टेशन मैं मानता हूँ। वो भी मेरे साथ आए, उन्होंने कहा हम मुंबई में रह के भी उनसे नहीं मिले हैं कभी। अच्छा। अब आपके क्या रिश्ते हैं, क्या ताल्लुक़ हैं? मैंने कहा वो ताल्लुक़ मेरा उनसे बना दिल्ली में पार्लियामेंट में, जब मैं प्राइवेट सेक्रेटरी था गुलाम नबी आज़ाद साहब का। अच्छा। वहाँ वो आते थे। वो मैं पहले एक किस्सा सुनाऊँ। वो आज़ाद साहब ने मुझसे एक दिन कहा, वो दिलीप साहब आने वाले हैं, उनको रिसीव करना। मैं अंदर हाउस में हूँ, अरे दिलीप कुमार आ रहे हैं। अच्छा। मेरे तो हाथ पाँव फूल गए। मैं इंतज़ार में कब आएंगे, क्या आएंगे। तो मैं बाहर निकला, मैं राउंड कॉरिडोर है पुरानी पार्लियामेंट का, जो आपने देखा होगा। तो सामने से दिलीप कुमार आने, सफ़ेद शर्ट, सफ़ेद पैंट, सफ़ेद जूते, सब सलाम कर रहे हैं। वो ऐसे कर रहे हैं, 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 आ रहे हैं। तो मैंने कहा मैं बशीर आरिफ, सेक्रेटरी टू मिस्टर आज़ाद। कैसे हैं? आइए, आगे मेरे साथ। मैंने उनको बिठा दिया अपने कमरे में। फिर मैंने कहा यहाँ पे नहीं, मैं आज़ाद साहब के कमरे में उनको चैम्बर में ले गया। तो टीवी चल रहा था, सामने वाजपेयी साहब तकरीर कर रहे थे। और कहना, बशीर साहब बहुत अच्छे आदमी हैं, बहुत अच्छा, पढ़े लिखे आदमी हैं, वाजपेयी जी के लिए। अच्छा। मैंने कहा सर आप क्या पीना पसंद करेंगे इस वक्त? मैंने कहा चाय, कॉफ़ी। हाँ ये तो बताइए, ये बताइए आप पीना पसंद करेंगे कह रहे हैं, क्या लेना पसंद करेंगे? मैंने वो चाय कॉफ़ी मंगवाई, कॉफ़ी पी ली उन्होंने। बड़े 2-4-5-10 मिनट बात हुई। तो मैं थर रहा था कि कैसे बैठूँ इनके पास। एक मुझे मुग़ल आज़म का वो शहज़ादा सलीम सामने, दाग क्या, वो क्या कहते हैं, बड़ी बड़ी फिल्मों के वो हीरो ने सामने थे। और उर्दू बोलने की वो कुछ मत पूछिए। मुझे एक और उनकी एक अदा बहुत पसंद आई। फिर वो आए मेरे कहने लगे, अच्छा नहीं लगता यहाँ बैठना, अभी आपके कमरे में बैठेंगे, जब आज़ाद साहब तशरीफ़ लाएंगे तो फिर आएंगे। मैंने कहा चलिए, आए मेरे कमरे में। उसके बाद जब आज़ाद साहब अपने चैम्बर में आ गए पिछले दरवाजे से, तो चपरासी ने कहा कि साहब आ गए। मैंने कहा वो आ गए हैं, आइए। उसके बाद वो पार्लियामेंट में कालीन पे चल के आए थे, पूरे कालीन बिछे हुए हैं। लेकिन जब वो आज़ाद साहब का दरवाज़ा खोले, कहने के आ सकते हैं। उफ, आज़ाद ने कहा क्या कह रहे हैं, तशरीफ़ लाएं। और वो जो वहाँ पे डोरमेट रखा था, उन्हें डोरमेट पे अपने जूते यूं करके घिस के फिर अंदर गए। ओए होए, बैठे तो लगता था कि एक कोई शहंशाह बैठा हुआ है। अब रही बात, जब हम विविध भारती की तरफ से गए उनसे मिलने, उनके चौकीदार ने जो वहाँ पे बैठा था अर्दली गेट पे, उसने कहा अपॉइंट है। अच्छा, क्या है? अपॉइंटमेंट। मैंने कहा मैं समझ गई क्या कि मैंने कहा नहीं, आप अंदर सायरा जी से बता दो कि फलां आया हूँ। मैंने उनसे बात की थी। इतने में जब फ़ोन गया तो अंदर से सुल्तान साहब सायरा जी के भाई हैं,
अच्छा। वो अरे क्यों रोका इनको, आइए आइए बशीर साहब, क्योंकि वो पहचानते थे। अंदर गए, अंदर सायरा जी मिले तो कहने लगे हाँ साहब अभी आएंगे, आप तशरीफ रखिए। मैं गया तो वहाँ पे तस्वीरें लगी दिलीप साहब की, सायरा जी की। मुझे लगता है परियों के उस महल में आ गया हूँ। इतने में इतना ही मिले कि जिले इलाही तशरीफ ला रहे हैं, दिलीप साहब आ रहे हैं। मैं आए, सब खड़े हो गए। मेरी बात है कि मैं मिला, खड़ा होकर मैंने हाथ आगे किया, उन्होंने हाथ मेरा पकड़ा और दूसरा हाथ भी रखा। तो कहने लगे चलिए, बैठ गए, सोफे पे बैठ गए, ऐसी वैसी बातें हो गई। तो भजन सोपुरी जो है ना हमारे दोस्त, उन्होंने कहा था वहाँ पे दीपक भी है, दीपक कंवल। अच्छा, दीपक कंवल से, हाँ दीपक कंवल वो भी थे, मैं उन्हीं के पास ठहरा था। तो वहाँ उनका लड़का मेरे साथ था। दीपक कंवल चूंकि दिलीप साहब से उनके साथ काम कर चुके थे। उनका लड़का भी साथ था, तो उसने फोटोग्राफ लेना शुरू कर दिया मैंने। अच्छा। दिलीप साहब ने कहा हाँ नहीं गलत नहीं फोटोग्राफ नहीं दिया। जैसे दिलीप कुमार की टाइम मैंने सुनी। फिर मेरा यूं ठीक करने लगे, यहाँ से एक शर्ट ठीक करने लगे, यहाँ कॉलर को यूं किया, मेरे कॉलर को। अच्छा। फिर अपना है, और फिर मेरी तरफ देखने लगे, अब ले लो तस्वीर। अच्छा। वो तस्वीर ले ली। मैंने कहा आपने पहले इनको क्यों डांटा? कहने लगे वो तस्वीरें ऐसी आ रही थी जैसे मैं आपकी तरफ मुतवज्जो नहीं था। हाय। लग रहा था कि आप ऐसे ही बैठे हैं मेरे पास, आपको इज्जत दे रहे थे। हाय 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 हाय, क्या बात है। फिर इतनी देर में चाय आ गई, चाय के साथ आलू की पकौड़ियाँ आ गई। उन्होंने एक उठा के खा ली, कहना अच्छे बनाते हैं, अच्छा बनाते हैं, गीता अच्छा बनाते हैं। वो दूसरा उठाने लगे और गीता ने उनका, नौकरानी ने उनका हाथ पकड़, साहब आपको डॉक्टर ने मना किया खाने को। वो छोड़ गए, कहने बड़ी बदतमीज है, मेहमान के सामने हमारी इज्जत तो रख लेते। क्या कोई बात नहीं, आपकी सेहत की फिक्र। अच्छा, एक और चीज़, जब आप ओबी इंचार्ज थे रेडियो कश्मीर के, तब आजकल के ऑल इंडिया रेडियो के, तब आपका ओपी रिकॉर्डर ख़राब हुआ था। इंदिरा गांधी जी उस वक्त की प्राइम मिनिस्टर थी, उसके पास गए थे, तो वो वाक़या क्या था? असल में ऐसा था, मैं प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव था जम्मू में। अच्छा। मिसेस गांधी आने वाली थी और वो आ गई एज प्राइम मिनिस्टर। जम्मू उनको आना था। तो उनकी करण नगर में एक कश्मीरी पंडित सभा का एक हॉल है, ऑडिटोरियम है, वहाँ पे तकरीर करनी थी। वहाँ फंक्शन जम्मू के करण नगर में, जो रेडियो के बिल्कुल पास है, रेडियो कॉलोनी के। अब वो भी इंचार्ज मैं था एस्पेक्ट्स। मेरे पास सारी टेप रिकॉर्डर्स वगैरह थे। ये पता नहीं किसने क्या शैतानी की, वो टेप रिकॉर्डर ख़राब हो गया। अब रिकॉर्डिंग नहीं हुई तो मैं कश्मीरी, ऊपर से कश्मीरी मुसलमान, नो ये रिकॉर्ड नहीं हुआ तो क्या सबटाज किया इसने, वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। अब क्या करे जुत्ती साहब थे, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, स्वर्ग में जगह दे, मर गए बेचारे। वो असिस्टेंट इंजीनियर थे, उन्होंने कहा ये ख़राब हो गया सब। मैंने कहा सब पता है मुझे, अब मिसेस गांधी को तकरीर करनी है, मैं क्या करूँ, मेरे पास कुछ नहीं किया। मैंने कहा जो होगा देखी जाएगी। मिसेस गांधी बैठी थी नीचे स्टेज पे, मैं सीधा गया, मैंने कहा मैडम आदाब। मैंने कहा मेरा नाम यूँ है, मैं इस तरह ऑल इंडिया रेडियो में, ये नहीं कहा मैं रेडियो कश्मीर जम्मू रेडियो में हूँ जी। मैंने कहा मैडम हमारा इक्विपमेंट डेवलप्ड है, टेक्निकल स्नैग, तो अगर ये रिकॉर्ड करना है, जरूरत होनी चाहिए, अगर रिकॉर्ड नहीं हुआ तो आई विल लूज माई जॉब। मेरा स्टेशन बिल्कुल स्टोन थ्रो पे है, आई विल गेट फ्रेश इक्विपमेंट, तो उसके बाद ये रिकॉर्ड ज़रूरी होना है। यूँ देखा मैं तो कहना टेक योर टाइम, नो हरी, टेक योर टाइम। मदन, अच्छा, मक्खन लाल फौजदार को, अरे मत करो, जल्दी मत करो, अभी रुको, रेडियो वालों को जमने दो। अच्छा, ये हिंदुस्तान की, अल्लाह की कसम जमने दो इनको, आप देखो टाइम। मैं गया जीप में बैठा, ड्राइवर से कहा चलो, ओ भागा, मैं रेडियो अपनी अलमारी खोली, ढक वो टेप रिकॉर्डर को देखा, कैसे डाला नया उसमें, और भागता हुआ आया और कैसे रिकॉर्डर को रख दिया उस पर सामने पोडियम पे। अब मिसेस गांधी खड़ी हो गई, मैं साइड में खड़ा हूँ, मैंने बटन दबाया, मेरी तरफ देखी, कह रही है अच्छा क्या, अरे है ठीक है, अब ठीक। मैंने कहा
वो हो गया वो रिकॉर्ड। ये अजमत होती है। हाँ, बड़े लोग, क्या बात, ये अजमत होती है। क्या बात, क्या बात, क्या बात। और सर ये जो हमारी एक्ट्रेस, मशहूर एक्ट्रेस, उसके साथ आपका क्या ताल्लुक है? कैसे वो जान पहचान उससे कैसी बड़ी? नहीं जान पहचान, वो जब वो छोटी सी बच्ची, जब मैं लेह में था तो वहाँ पे एक डॉक्टर थे, लेफ्टिनेंट कर्नल अशोक चोपड़ा, उनके वालिद, वो उनके साथ मेरी दोस्ती थी। अच्छा, जब वो गाते बहुत अच्छा थे। अच्छा, प्रियंका चोपड़ा उसी की बेटी थी? पर उनकी बेटी, वो छोटी थी उन दिनों। तो उनके साथ मेरे मरासिम रहे, जब मरते दम तक उनके साथ मरासिम रहे, आज भी है उनके साथ मरासिम। तो प्रियंका उनकी बेटी थी, फिर वो आर्मी छोड़ के बरेली चले गए और मेरा ट्रांसफ़र बरेली हो गया, तो मिलना जुलना रोज़ रहा। तो प्रियंका चोपड़ा मिस बरेली बन गई, फिर मिस इंडिया बन गई, फिर मिस वर्ल्ड बन गई। तो आते रहते थे मेरे पास भी। तो ये सिलसिला, जब वो यहाँ आई शूटिंग के लिए तो पहले हमसे कहा कि हम आने वाले, मैंने कहा हमारे यहाँ ठहरो। कहने लगा आप क्या नहीं ठहर सकते, ये प्रोड्यूसर डायरेक्टर अलाउ नहीं करते हैं। तो फिर उनके साथ यहाँ इंटरव्यू भी किया। तो ये सिलसिला है उनके साथ, समझ लीजिए कि उनके साथ घरेलू ताल्लुकात हैं। अच्छा, मुझे लद्दाख की याद आई जब आपने कहा कि हम लद्दाख में उनसे मिले, चोपड़ा ख़ानदान से। वहीं पर लद्दाख में आपने एक नया इनोवेटिव एक म्यूज़िक कंपोजिशन दी। आपका गाना बहुत मकबूल हुआ, वो था हसनो नमः बाली वेरी। वो उसकी कहानी यूँ है, तो उसमें आपने मिक्स कैसे किया? देखिए गौहर साहब, उस पर मिक्स करने की ज़रूरत मुझे नहीं रही ज़्यादा, वो अल्लाह ने खुद करा दिया मुझसे। हमारा होता है एक जोनल कोऑर्डिनेशन कमेटी मीटिंग होती है। अच्छा, कभी लेह में, कभी श्रीनगर में, कभी जम्मू में, कभी कठुआ में, कभी किसी स्टेशन पे। हर तीसरे महीने के बाद ये मीटिंग होती रहती है। उन दिनों ये मीटिंग होने वाली थी लेह में, मैं वहाँ पे डायरेक्टर था। तो जम्मू से भी फनकार आए थे, श्रीनगर से भी आए थे, लेह के थे ही। तो जॉइंट म्यूज़िक कॉन्सर्ट होता है। अच्छा, जॉइंट म्यूज़िक कॉन्सर्ट में पूरा लेह का हॉल भरा हुआ था। मैं उन दिनों सिगरेट पीता था, बड़ी बुरी लत लगी थी, सिगरेट बहुत पीता था। मैं सिगरेट पीने के लिए बाहर निकला, तो बाहर में सिगरेट लगा के पीने लगा। फिर मेरे ख्याल आया, अरे अंदर मेहमान बैठे हैं फर्स्ट रो में, और एक बड़ी आर्टिस्ट का अनाउंस हुआ, वो गाना गाएंगी, शुशुलामो नाइटिंगेल ऑफ लद्दाख। मुझे बाहर नहीं निकलना चाहिए, मैं सिगरेट बुझा के फेंक के अंदर आया वापस। तो उस वक्त अंदर जब मैं आया, उस वक्त वहाँ पे गाना चल रहा था जिसकी लाइन थी, रोशे 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 मतीस होमो बीबी संपतो रागला हाय हायला शोभे तोती। मैंने कहा सुना कहाँ है? ये पहाड़ों में एक ही तरह के पहाड़ी था।